हेलो मेरे यूपीएससी के शूरवीरों, मेरे लड़कों, क्या हाल है? कैसी चल रही है पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ कि मेरी पुरानी वीडियोस आप लोगों ने देखी हैं और उनको पसंद किया होगा। हिस्ट्री में अब जो है आपको इंटरेस्ट भी आने लगा होगा। प्राचीन भारत में, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने अभी तक जो है वो हड़प्पा काल से, हड़प्पा पीरियड के सील्स के बारे में अभी तक हमने पढ़ चुके हैं। और अब हम आगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि उनकी जो है हड़प्पन्स की जो है जो हमारी टेराकोटा फिगरिन्स थी वो कैसी थी, उनकी जो है जो स्टोन आर्ट थी वो कैसी थी। उसके बाद में इसकी मैच्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि मैच्योर पीरियड जो था उसका वो कौन सा था, और उस मैच्योर पीरियड में हड़प्पा कल्चर का जो मैच्योर पीरियड था उस पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई, क्यों उसको हम मैच्योर पीरियड बोल रहे हैं, और किस तरह से ये डाउनफॉल होना शुरू हुआ हड़प्पा पीरियड का और किस तरह से इसका अंत हुआ। उसके बाद में फिर हमारे पास जो इतिहास में हमें मिलते हैं प्रमाण, अवशेष मिलते हैं या फिर एविडेंसेस मिलते हैं, उनके हिसाब से फिर आगे चल के हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बारे में हम पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको पीछे जाके एक बार जो है उनको वॉच करें, उनसे थोड़ा से नोट्स बनाएं, लिंक इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें जो अभी हम आज के लेक्चर में पढ़ाएंगे उसके बारे में। और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्पिंग ब्रेन्स को। बाकी मैं राहुल आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हेल्पिंग ब्रेन में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो हमने हड़प्पन सील्स पढ़ ली थी। हमने देखा था हड़प्पन सील्स किस तरह से, कितना फाइन आर्ट वर्क उनमें किया गया था, किस तरह से वो बनाई गई थी। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आर्ट वर्क जो है उसकी श्रेणी में, उस सीरीज़ में रखा गया है जो हड़प्पन सील्स जो मिली हैं उनको। ठीक है, ये देखिए ये पूरा मैप है हड़प्पन कल्चर का। ये जो येलो पीरियड, येलो शेड हो रहा है पूरा, ये पूरा हड़प्पा कल्चर का एरिया है ना। इसके हम जो है सबसे ईस्ट में देखेंगे, ईस्ट में जो रेड डॉट लगी है आलमगीरपुर, ये हमारा गाज़ियाबाद और मेरठ के पास जो एरिया है आलमगीरपुर, ये गंगा रिवर तक लगभग पहुंच चुका है। और इसके लेफ़्ट में आप देखेंगे, इसके वेस्ट में आप देखेंगे तो यमुना रिवर है और ईस्ट में देखेंगे तो गंगा रिवर है। ये बिल्कुल वही आइडेंटिकल एरिया है जो ये गाज़ियाबाद और मेरठ वाला एरिया है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि जो इसका जो वेस्ट मोस्ट जो सिटी है सुत्कादिन-डोर, तो सुत्कादिन-डोर जो है वो एकदम हमारे वेस्ट में पड़ता है, पूरे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हड़प्पन कल्चर का। उसी हिसाब से जब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात हम करेंगे तो सरायकोला है, और सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सोमनाथ है। सोमनाथ एक जो है लार्ज सेटलमेंट है, लार्ज सेटलमेंट है, मेजर सेटलमेंट में आती है। तो हम जितने भी यहाँ पर रेड पॉइंट, रेड डॉट देख रहे हैं ये सारे मेजर सेटलमेंट हैं, और जो येलो डॉट्स हैं वो सारे माइनर सेटलमेंट्स हैं हड़प्पन कल्चर के। और जो डॉट ब्लैक कलर से हमें डॉट किया गया है वो आज के प्रेजेंट हमारे जो टाउनशिप हैं वो सब हैं। और जो हमारी बाउंड्री है, जो ये पर्पल कलर की जो आर्क है, जो लाइन दिख रही है आपको, बॉर्डर दिख रहा है, ये हमारा करंट का इंडियन बॉर्डर है। ठीक है, पॉलिटिकल बॉर्डर है इंडिया का। अब उसके बाद में हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि सील्स जो थी वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आर्ट फॉर्म में हम काउंट करते हैं, उनको गिना जाता है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आर्ट फॉर्म जो है उनमें पाई जाती है। अभी हमारे पास जो हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड जो इमेजेस मिली हैं उसमें फ़ीमेल डांसर ऑफ ब्रॉन्ज एक इम्पॉर्टेंट इमेज है। इसकी ख़ास बात यह है कि सबसे पहले तो इसमें ये मोहनजोदारो में मिली है, और दूसरा इसने जो है नेकलेस के अलावा और कुछ नहीं पहना है, तो ये शी इज़ नेकेड एक्सेप्ट फॉर अ नेकलेस। उसके अलावा ये 3 पॉइंट हैं हमारे इमेज को लेके। तो जो हड़प्पन इमेजेस हैं उनके बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लेंगे तो आपको इनमें से घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा जो हड़प्पन स्टोन स्कल्पचर्स हैं वो भी मिले हैं। ठीक है, टेराकोटा फिगरिन मिली है। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा एक फायर बेक्ड अर्जन क्ले होता है जिससे मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जिससे इमेजेस बनाई गई हैं, जो फिगरिन बनाई गई हैं। अब किस किस की बनाई गई हैं फिगरिन? ये बनाई गई हैं बर्ड्स की, डॉग्स की, शीप्स की, कैटल्स की, मंकीज़ की, मेंस एंड वुमेन्स।
ये हमें मिली हैं अभी तक। अब इसमें ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूपीएससी इन्हीं सब ऑप्शंस में घुमाती रहेगी, उसी में से क्वेश्चन पूछती रहेगी। इसमें एलिफेंट दे सकती है वो जो कि गलत है, ठीक है ना। इसमें कोई और हॉर्स दे सकती है जो कि गलत है। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये जो फिगरिन है, टेराकोटा फिगरिन जो हमें मिली हैं, इसको अगर हम काउंट करते हैं अनसोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक वर्क्स में काम होती है। अब देखिए किस तरह से बनी गई है, आप खुद देख सकते हैं इसको कि ये उतनी फाइन आर्ट वर्क नहीं है, ये बहुत ही रफ आर्ट वर्क है, एक अनसोफिस्टिकेटेड आर्ट वर्क है। अगर हम पिछले लेक्चर में जाकर देखेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारे पास जो सील्स मिली हैं वो सील्स कैसी हैं, वो सील्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आर्ट वर्क है, फाइन आर्ट वर्क है। तो देयर इज़ अ क्लियर जो है कंट्रास्ट है बिटवीन द टू आर्ट फॉर्म्स। वन इज़ द सील, हड़प्पन सील, एंड सेकेंड वन इज़ द हड़प्पन टेराकोटा फिगरिन। तो हड़प्पन टेराकोटा फिगरिन और हड़प्पन सील्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो कंट्रास्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास डिफरेंस उस समय क्या था। तो इसके बारे में जो हम इन्फेरेंस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो हड़प्पन सील्स हैं वो हायर क्लास की, जो सोसाइटी में जो हायर क्लास के लोग होते हैं वो यूज़ करते रहे होंगे, और जो ये टेराकोटा फिगरिन है ये कॉमन पीपल यूज़ करते रहे होंगे, ठीक है ना। तो सील्स एंड इमेजेस और मैन्युफैक्चर्ड विद ग्रेट स्किल्स, ये बहुत ही अच्छी इनकी आर्टिस्टिक ग्रेट स्किल्स थी जिनके द्वारा ये बनाई गई थी। लेकिन टेराकोटा फिगरिन ऐसी नहीं है। तो देयर इज़ अ क्लियर कट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टेराकोटा फिगरिन एंड सील्स एंड इमेजेस। तो वो डिफरेंस हमें बताता है बिटवीन द क्लासेस, ठीक है। अब सील्स एंड इमेजेस वर यूज्ड बाय मेंबर ऑफ अपर क्लास, टेराकोटा फिगरिन वर यूज्ड बाय कॉमन पीपल। हड़प्पन पीपल वर पुअर इन आर्टिस्टिक वर्क मेड ऑफ स्टोन। स्टोन के जो भी वर्क मिले हैं आर्टिस्टिक वर्क, वो आर्ट वर्क बहुत पुअर क्वालिटी के मिले हैं, मतलब वो बहुत अच्छी आर्ट वर्क नहीं रही है। उसके अलावा मेसोपोटामिया और इजिप्ट की तरह हड़प्पन लोगों के जो है हड़प्पन कल्चर का कोई भी मैसिव स्टोन वर्क अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैच्योर हड़प्पन कल्चर की। मैच्योर हड़प्पन कल्चर का जो पीरियड है वो 2550 टू 1900 बीसी का पीरियड है। तो इस पीरियड में हम इसको मैच्योर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लाइफ स्टाइल था लोगों का वो, और जो टूल्स उन्होंने यूज़ किए गए हैं, टूल्स या वेपन जो भी आप कहेंगे, वो जो यूज़ किए गए हैं वो एक तरह से यूनिफॉर्म रहे हैं थ्रू आउट दिस पीरियड। तो इसीलिए इस पीरियड को मैच्योर हड़प्पन कल्चर कहा गया है। उसके अलावा इसमें एक ख़ास बात और पता लगी है कि जो मोहनजोदारो है उसमें जो पॉटरीज़ मिली हैं उनमें एक पीरियड के बाद में चेंजेस आने शुरू हो गए थे। तो वो एक हम तो युग परिवर्तन का जो है वो करते हैं, वो हमें मिलता है उसमें दिखता है। 18th सेंचुरी बीसी तक आते आते क्या हुआ कि हड़प्पा और मोहनजोदारो जो थे दोनों सिटीज़ ये डिसअपियर हो गई पूरी तरह से। उसके अलावा मैच्योर हड़प्पन कल्चर में हम देखते हैं कि उसका जब मैच्योरिटी के बाद क्या होता है, मैच्योरिटी के बाद में डाउनफॉल होना शुरू होता है और एक समय के बाद में एंड हो जाता है। तो हिस्टोरिकल मैच्योरिटी के बाद में हिस्टोरिकल एंड होगा, हिस्टोरिकल डाउनफॉल शुरू होगा, उसके बाद हिस्टोरिकल एंड होगा। उसी तरह से हड़प्पन कल्चर का भी मैच्योरिटी के बाद में धीरे धीरे ये, जैसे हमने बोला 1900 बीसी, तो अब क्या हुआ उसके बाद में ये पीरियड जो था मैच्योरिटी का 2550 टू 1900 बीसी का जो पीरियड था, इसके बाद में हमारे डाउनफॉल हड़प्पन कल्चर का होना शुरू हुआ। हड़प्पन कल्चर का डाउनफॉल के बारे में क्या है, कुछ बहुत सारी थ्योरीज हमारे पास हमें मिलती हैं। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि हड़प्पन कल्चर में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर कवर जो था, फॉरेस्ट कवर जो था उस एरिया का, वो धीरे धीरे सेटलमेंट की डेवलपमेंट की वजह से वो फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे गायब होने लगा। फॉरेस्ट कवर गायब होने लगा तो उसमें क्या हुआ कि रेनफॉल जो है वो हमारी रिड्यूस होने लगी। रिड्यूस होने के बाद से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उनमें शॉर्टेज होने लगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट शॉर्टेज होने से क्या हुआ कि धीरे धीरे इस सभ्यता का, इस कल्चर का, हड़प्पन कल्चर का डाउनफॉल शुरू हुआ और धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर चली गई।
कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि जो नेबरिंग डिज़र्ट्स हैं, जैसे नेबरिंग डिज़र्ट में हम क्या बात कर सकते हैं, नेबरिंग डिज़र्ट में हम अगर देखें तो ईरान का डेज़र्ट है, और इधर हमारे जो थार डेज़र्ट है इंडिया में, और ठीक है, तो ये सारे ये कुछ क्षेत्र हैं जो डेज़र्ट है, वो क्या हुआ, इनका एक्सपेंशन होने लगा। तो उससे क्या हुआ, एक्सपेंशन होने की वजह से एग्रीकल्चर अफेक्ट हुई, तो अगेन सेम चीज़ कि जो फूड ग्रेन्स थे उनकी शॉर्टेज हुई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज होनी शुरू हुई, उसके बाद में डाउनफॉल शुरू हो गया और धीरे धीरे एंड हो गई। उसके अलावा कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि अर्थक्वेक आने से क्या हुआ कि जो कोर्स ऑफ रिवर्स हैं, जो इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी कोर्स चेंज होने से क्या हुआ कि फिर से वो वाटर शॉर्टेज की वजह से फिर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे कमी आई और अगेन स्टार्टेड फॉलिंग डाउन द हड़प्पन कल्चर। उसके बाद क्या हुआ कि अदर पॉइंट आउट, अब कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका मानना ये है कि आर्यन इन्वेजन के बाद क्या हुआ, आर्यंस और हड़प्पन पीपल जो हैं, हड़प्पन जो ट्राइब थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हुए। कॉन्फ्लिक्ट होने से क्या हुआ, क्योंकि आर्यंस जो थे वो बहुत वेरी वेल वेपनाइज थे, उनके वेपन्स बहुत शार्प थे और अच्छे थे, उनके पास वो घोड़ा रखते थे, मतलब हॉर्स की उनके नॉलेज थी, हॉर्स रखते थे, वो हॉर्स का यूज़ करते थे, हॉर्स चैरिट्स यूज़ करते थे, और बहुत अच्छे शार्प उनके पास वेपन्स थे, और वो वैरियर भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि इनको धीरे धीरे इनको हड़प्पन जो लोग थे, हड़प्पन जो ट्राइब थे, उनको हराना शुरू किया, उन पे अपना जो है वर्चस्व कायम करना शुरू किया, जिसके बाद धीरे धीरे हड़प्पन जो कल्चर है वो समाप्ति की ओर चला गया, वो एंड की ओर चला गया। ठीक है ना। अब हम जो हड़प्पन कल्चर में जो है 1900 जो मैच्योरिटी की बात हम कर रहे हैं, मैच्योरिटी के जस्ट बाद का जो पीरियड है उसको हम पोस्ट अर्बन फेज़ कहते हैं हड़प्पन कल्चर का। तो पोस्ट अर्बन जो फेज़ है इसका पीरियड है 1900 टू 1200 BC, इसको जो हम मानते हैं रफली। उसके अलावा उसके बाद में मतलब हम इसको जो है सब इंडियन कल्चर भी कह सकते हैं, सब इंडस कल्चर और लेट हड़प्पन कल्चर भी कह सकते हैं। तो इस पीरियड के बारे में ख़ास बात है कि ये प्राइमरीली चाल्कोलिथिक थी कल्चर नेचर वाइज। क्यों थी? क्योंकि इसमें इस पूरे पीरियड में स्टोन और कॉपर के बने हुए टूल्स को यूज़ किया गया है, इसलिए इसको चाल्कोलिथिक बोलते हैं। इसकी जो साइट्स हैं, गुजरात में 2 साइट्स हैं, प्रभास पाटन जिसको सोमनाथ हम कहते हैं, एंड रंगपुर, 2 गुजरात की साइट्स हैं। ये गुजरात की जो दोनों साइट्स हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से बताती है कि हड़प्पन कल्चर के डिसेंडेंट्स हैं। स्वैट वैली पाकिस्तान में जो है ये इस कल्चर का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट रहा है, पाकिस्तान में स्वैट वैली। ठीक है। अब इस पीरियड की ख़ास बात क्या है कि इस पीरियड में मतलब पूरे हड़प्पन पीरियड की बात हम करें तो हड़प्पन पीरियड में जो है लेंथ को मेज़र करने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला है। इसका मतलब ये क्या है कि इनको लेंथ की जो मेज़रमेंट है उसकी अभी नॉलेज नहीं थी, वेट की नॉलेज थी, वज़न नापने की उनको इन्फॉर्मेशन थी, कैसे नापना है, उन्होंने बहुत सारे वेट्स मिले हैं, मेज़रमेंट्स मिले हैं, लेकिन लेंथ को मेज़र करने के लिए अभी तक कोई ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिला है। ठीक है। एग्जॉटिक टूल्स मिले हैं, पॉटरीज मिली हैं, तो उनकी वजह से क्या है कि जो नए लोग हैं, एक्सोटिक टूल्स जो पोस्ट अर्बन फेज़ में मिले हैं वो ये दर्शाते हैं, पॉटरीज जो हैं नई तरह की पॉटरीज मिली हैं, एक्सोटिक पॉटरीज, और वो बताते हैं कि कुछ नए जो लोग आए हैं उनका परकोलेशन होना शुरू हुआ इंडस बेसिन में, जिसकी वजह से कल्चर मिक्स होना शुरू हुआ और कल्चर में चेंजेस आने लगे। अब पहले वो एक्सोटिक नहीं हुआ करते थे, अब एक्सोटिक होने शुरू हुए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, कोई स्टेटमेंट दिए जा सकती है उसके बाद में, और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदारो की अगर हम बात करें तो इनसिक्योरिटी ऑफ वायलेंस के कुछ साइन मिले हैं। अब ये उस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि नई ट्राइब आने के बाद में वायलेंस हुआ, उसके बाद में हड़प्पन लोगों में इनसिक्योरिटी की भावना आई। ठीक है ना। अब पंजाब और हरियाणा की कुछ साइट्स हैं जहाँ पे हमें ग्रे वेयर एंड पेंटेड ग्रे वेयर मिले हैं। तो ये जो ग्रे वेयर एंड पेंटेड ग्रे वेयर हैं जनरली ये एसोसिएटेड होते हैं वैदिक पीपल से, जो लगभग 1200 BC के आसपास हैं।
तो ये जो ग्रे वेयर एंड पेंटेड ग्रे वेयर हैं, इसको आप सीधे सीधे मान के चलिए कि ये वैदिक कल्चर का एक हिस्सा है, जो कि हमें पंजाब और हरियाणा में सेवरल साइट से मिलता है। तो यहाँ पे वो आर्यन इन्वेजन वाली थ्योरी भी कुछ हद तक प्रूव होती दिख रही है। उसके बाद में जब हम ये एंड हुआ, उसके बाद में अब हम वैदिक पीपल की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, नई ट्राइब्स की बात हम कर रहे हैं कि न्यू ट्राइब्स जो है वो उनका परकोलेशन होना शुरू हो गया इंडस बेसिन में। तो उसके बारे में हम अब नेक्स्ट हम बताएंगे, क्योंकि इसके बाद क्या है, हड़प्पन कल्चर के बाद वैदिक पीरियड आता है। तो वैदिक पीरियड के बारे में हम बात करते हैं, एडवेंट ऑफ द आर्यंस एंड द एज ऑफ द ऋग्वेदा। ठीक है, इसकी हम सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी की। तो ये हमारा ये मानना है, हिस्टोरिकल एविडेंस है कि ये इंडियंस नहीं थे, ये बाहर से आए थे। तो कहाँ से आए थे? बेसिकली क्या है कि अभी तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बेसिकली आर्यंस कहाँ से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, ये एक रेस थी या बहुत सारे अलग अलग कल्चर थे, ठीक है ना, एक तरह के। लेकिन इनका एक बात कहना ज़रूरी है कि ये इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर जो भी ट्राइब्स मिली हैं, आर्यन ट्राइब्स, वो सब ज़्यादातर जो ट्राइब्स थी वो सेम टाइप के कल्चर को शो करती हैं। ठीक है ना। अब इनमें से डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? जब कल्चर सेम था तो डिस्टिंग्विश, इनकी लैंग्वेज अलग थी, है ना। तो इनके एक पर्टिकुलर ट्राइब जो थी एक कॉमन लैंग्वेज बोलती थी और दूसरी पर्टिकुलर ट्राइब दूसरी कॉमन लैंग्वेज बोलती थी। तो इनको लैंग्वेज से, ये लैंग्वेज जो थी वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस थी, तो उनके हिसाब से डिस्टिंग्विश किया गया है कि ये अलग अलग ट्राइब्स थी। ठीक है ना। अब लेकिन अभी तक के जो एविडेंस मिले हैं उससे पता लगता है कि आर्यंस जो थे वो स्टेपिस, जो सदर्न रसिया और सेंट्रल एशिया के बीच का जो एरिया है स्टेपिस वाला, उस पीरियड में उस एरिया में कहीं पर रहते रहे होंगे। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब ये क्या है कि मैंने बताया जैसे लैंग्वेजेस की बात है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे तो जनरली इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोलते थे। ठीक है ना। अच्छा, इनमें क्या था, इस इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में क्या था कि कुछ एनिमल्स थे, जैसे गोट्स हुई, डॉग्स हुई, हॉर्सेस हैं, है ना, और कुछ प्लांट्स हैं जैसे पाइन है, मेपल है। तो सभी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में इन सब के नाम जो हैं वो सिमिलर हैं। गोट्स, डॉग्स, हॉर्सेस, पाइन, मेपल सिमिलर हैं एक दूसरे से, और सभी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में। ठीक है। उसके अलावा ये आर्यंस जो हैं, जो अर्लीस्ट आर्यंस थे वो मेनली पेस्टोरल थे। एग्रीकल्चर जो थी वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन थी, मतलब पेस्टोरल थे वो स्टार्टिंग में, एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं करते थे। सोसाइटी वॉज मेल डोमिनेटेड थी, किसके क्लियर कट एविडेंसेस हैं। ठीक है। अभी हड़प्पन कल्चर के बारे में हमें ये सब प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पन कल्चर में हमें वीमेन डोमिनेशन का भी कोई वो नहीं मिला है, मैट्रियार्की थी ये भी नहीं मिला है, पैट्रियार्की थी ये भी नहीं मिला है। तो अभी उसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसके बारे में हम कहते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। उसके बाद में हॉर्स ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है पूरे वैदिक पीरियड में, आर्यन के एडवेंट में, पूरे उसमें पीरियड में, आर्यन पीरियड में। ठीक है। अब इसकी अगर डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स की हम बात करें तो 6th मिलेनियम BC में, अभी तक हड़प्पन कल्चर में हम बता रहे थे, हड़प्पन कल्चर में हमें हॉर्स के डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिले हैं। उनको नॉलेज थी, कहीं ना कहीं उनको सुपरफिशियल लेवल पे नॉलेज थी हॉर्स के बारे में, बट हॉर्स के एविडेंस नहीं मिले हैं डायरेक्ट। जो मिले हैं उनकी अभी आइडेंटिटी डाउटफुल है। लेकिन जो अगर हम डोमेस्टिकेशन हॉर्स की बात करें तो 6th मिलेनियम BC में इसके प्रमाण जो हैं वो मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। किस एरिया में? ब्लैक सी से लेके यूरल माउंटेन एरिया। अब ये मैं आपको एशिया का एक मैप दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, इस मैप में आप गौर से देखेंगे तो ये जो रेड से हमने सर्कल किया हुआ है, इनसर्कल किया हुआ है, ये एरिया है पूरा। इसके जो वेस्ट साइड में आप देखेंगे तो ये जो इस फिगर के अंदर जो रेड सर्कल है, इसके अंदर जो आप देखेंगे लेफ्ट वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न मोस्ट साइड में ब्लैक सी आता है, और इसके नॉर्थ मोस्ट और नॉर्थ ईस्ट साइड में देखेंगे तो यूरल माउंटेन आता है।
तो ये पूरा एरिया जो है, इस पूरे एरिया में हॉर्स के डोमेस्टिकेशन के 6 मिलेनियम BC के जो हैं वो एविडेंसेस मिलते हैं। अब आप गौर से देखेंगे इस मैप को, इसकी खास बात ये है कि ये जो यूरल माउंटेन है, कॉकेशियस माउंटेन्स हैं और ये ब्लैक सी है, ये तीनों मिला के, इनफैक्ट इसमें कैस्पियन सी और अगर आप ऐड कर देंगे तो ये चारों चीज़ें मिला के ये आप देखेंगे तो ये यूरोप और एशिया की बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, ये हाँ जी, तो ये इसको आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए ये पूरा एरिया जो है ये बाउंड्री बना रहा है हमारे यूरोप और एशिया की, ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से याद रखिएगा, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये हमेशा याद रहे आपको। तो यूरल जो एरिया है इसमें 3000 BC से बिलोंग करने वाले लगभग 60,000 हॉर्स बोन्स मिली हैं। तो 60,000 हॉर्स बोन्स मिली हैं 3000 BC की इस एरिया में। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये, मतलब एविडेंसेस हैं कि हॉर्स इस एरिया में डोमेस्टिकेट किए जाते थे। अच्छा, अब इसमें हम क्या बात करते हैं कि इंडियन आर्यंस की जो नॉलेज है, हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नॉलेज है इंडियन आर्यंस की वो मिलती है ऋग्वेदा में। अभी तक तो हम आर्यंस के ओरिजिनल होम की बात कर रहे थे, अब हम इंडियन आर्यंस की बात कर रहे हैं जब ये इंडिया में सेटल हो चुके हैं। तो हमें ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद से हमें मिलती हैं इंडियन आर्यंस की नॉलेज। तो ऋग्वेदा इज़ द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ये इसको आप नोट कर लीजिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऋग्वेदा इज़ द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। टर्म आर्या ऑकर्स इन ऋग्वेदा 36 टाइम्स। आर्या जो वर्ड है, आर्या जो शब्द है वो 36 टाइम्स यूज़ किया गया है ऋग्वेदा में। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब सारे मैं जो बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको नोट कर लीजिए, ये घुमा फिर आगे कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ऋग्वेदा इज ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर टू अग्नि, इंद्र, वरुण। तो ये अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव को ऑफर की जाने वाली प्रेयर की कलेक्शन है ऋग्वेदा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये घुमा फिरा के पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा ऋग्वेदा में जो है 10 मंडल्स हैं, 10 मंडल मतलब बुक्स, तो 10 मंडल्स हैं इस ऋग्वेदा में। इसकी जो इन 10 बुक्स में से बुक सेकंड से लेके बुक 7 ये अर्लीस्ट पोर्शन है, सबसे पहले लिखे गए हैं, बुक सेकंड टू बुक 7। और बुक फर्स्ट एंड 10 ये जो है बिल्कुल एंड में लिखे गए हैं, लेटेस्ट एडिशंस। ठीक है, मैनी थिंग कॉमन टू ओल्डेस्ट ईरानियन टेक्स्ट अवेस्ता। अवेस्ता जो है एक ओल्डेस्ट ईरानियन टेक्स्ट है, उसके साथ में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं ऋग्वेदा में। ठीक है, अब ईरानियन को अभी जो है मुस्लिम उससे मत जोड़ के देखिएगा, उस समय सोचिए, उस समय की जो उस समय का जो पीरियड रहा होगा, उस समय तो मुस्लिम थे नहीं, तो इसको आप उसे समझ के देखिए। ईरानियन टेक्स्ट अवेस्ता ये उस समय की किताब होगी, सबसे पुरानी ईरानियन टेक्स्ट है अवेस्ता। उसके साथ में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, जैसे कि बहुत सारे जो गॉड्स हैं उनके नाम दोनों में कॉमन है। तो ये भी जाहिर सी बात है आर्यंस द्वारा लिखी गई होगी अवेस्ता भी। आर्यंस अपीयर्ड इन इंडिया अबाउट 1500 BC। 1500 BC जो है वो एक अप्रोक्सीमेट पीरियड है जिस समय आर्यंस जो है भारत में इन्वेजन करना शुरू किया आर्यंस ने। ये देखिए, अगर आप जो पोस्ट हड़प्पन पीरियड की बात करेंगे, आप लेट हड़प्पन पीरियड की बात करेंगे तो 1900 टू 1200 BC है। तो इसका मतलब क्या है कि वो पीरियड काफ़ी हद तक कॉमन रहा है। और वो अगेन द सेम थिंग वाज प्रूव्ड कि भाई वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी। उसके बाद में मतलब उसको एक उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता जाता है धीरे धीरे, जैसे ही हम हिस्ट्री को ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद में आर्यंस पॉसिबली यूज्ड शॉकेटेड एक्सिस, ब्रॉन्ज ड्रिंक्स, डेक्स एंड स्वॉर्ड। ठीक है, विच हैव बीन डिस्कवर्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आर्यंस द्वारा यूज किए गए सॉकेटेड
एक्सेस ब्रॉन्ज टेक्स स्वॉर्ड्स ये मिले हैं, ठीक है ना। अर्लीस्ट जो आर्यन थे वो कहाँ मतलब रहे हैं, वो ईस्टर्न अफ़गानिस्तान, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी में जब भारत में आए हैं तो ये एरिया इनमें रहे हैं वो। रिवर कुभा एंड रिवर इंदस मेंशन इन ऋग्वेदा, ये 2 रिवर्स हैं जिनका ऋग्वेदा में मेंशन किया गया, ठीक है। अब रिवर सरस्वती जो है उसको नदी तरना बोला गया है। नदी तरना मतलब बेस्ट ऑफ द रिवर, सबसे बेस्ट रिवर जो है रिवर सरस्वती को माना गया है ऋग्वेदा में। इन इंडिया 1500 BC अराउंड आर्यंस केम टू कॉन्फ्लिक्ट विद द इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स कॉल्ड द दासास और दास्यूस। ये एक फैक्ट है कि 1500 BC के आसपास जो है आर्यंस कॉन्फ्लिक्ट में आए। इंडियन हैबिटेंट्स जो थे उस समय के, उनको उन्होंने दासास बोला है और दस्यूस बोला है आर्यंस ने। अब ये दस्यूस ये दासास हड़प्पन थे या नहीं, इसके कोई एविडेंस नहीं है। ये ज़रूर है कि उस समय एक युद्ध हुआ था, ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दासास और दस्यूस के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ अराउंड 1500 BC। अब इसका कहाँ से हमें जिक्र मिलता है, क्योंकि ऋग्वेदा में दस्यु हत्या किलिंग ऑफ दासास उसका रिपीटेडली मेंशन किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, हमें ये तो पता लगता है कि आर्यंस जो थे वो वॉरियर्स थे, उनके वीपन्स बड़े शार्प थे, पर हमें ये नहीं पता लगता कि वो कैसे थे, मतलब कौन कौन से यूज़ किए गए हैं हथियार और कैसे थे, उनके बारे में बहुत कम नॉलेज है। बस यही पता है कि बहुत अच्छे वेपन्स थे कंपैरेटिवली अदर दूसरी ट्राइब्स के कंपैरिजन में हम करें बात तो, और बहुत शार्प थे, वेल वेपनाइज थे, बट ये ज़्यादा नॉलेज हमें नहीं है आर्यन वेपन्स की, ठीक है। अब इंद्र को ऋग्वेदा में पुरेंद्र बोला गया है। पुरेंद्र मतलब ब्रेकर ऑफ फोर्स, ठीक है। आर्यन पजेस्ड चैरिट ड्रिवन बाय हॉर्सेस, तो ये जो घोड़ों द्वारा चलाया जाने वाला रथ था, हॉर्सेस द्वारा चलाया जाने वाला रथ जो था, वो पहली बार हमें आर्यंस का ही मिलता है। उससे पहले के हमें इसके प्रमाण भारत में नहीं मिलते हैं। आर्यन सोल्जर्स जो थे वो प्रोबेबली कोट ऑफ मेल पहनते थे, कवच जिसको बोलते हैं। तो सोल्जर्स थे, आर्मी थी, मतलब इसका मतलब वो वेपनाइज थे, तो वो एक कोट ऑफ मेल पहनते थे, कवच पहनते थे युद्ध करने के लिए, और बेटर आर्म्स रखते थे, हथियार रखते थे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके आप रख लीजिए, ये कहीं ना कहीं काम आएगा। मेनली 2 टाइप्स ऑफ आर्यंस वर फाउंड विद प्री आर्यंस। कॉन्फ्लिक्ट जो हमारा हुआ है ना इनका आर्यंस का, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है, मेनली 2 टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। एक तो प्री आर्यंस के साथ में जो हम बोल रहे हैं दासास एंड दस्यूस, और कुछ इनका आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो हमने बताया कि दासास एंड दस्यूस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में पता लगाया था। ठीक है, और उसके बाद में आर्यंस पजेस चैरियट ड्रिवन बाय हॉर्सेस, ये हमने पता लगाया था। और दस्यु हत्या के बारे में हमें पता लगा था। तो वो अब उसके अलावा हमारे पास जो पता लगता है कि आर्यंस जो हैं उनका 2 टाइप से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। एक तो प्री आर्यंस और एक उनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। आर्यंस वर मेजरली डिवाइडेड इनटू 5 ट्राइबल्स, उनकी 5 ट्राइब्स थी, उनमें वो डिवाइड थे आपस में, जिनको पंचजन बोला जाता था, पंचजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो भारत, इन पंचजनों में भारत ट्राइब थी और त्रिस्तु ट्राइब थी, ये रूलिंग आर्यन क्लान्स थे। तो इनको क्या क्या, ये जो रूलिंग आर्यन क्लान्स थे, इनको पृष्ठ वशिष्ठ जो थे उन्होंने सपोर्ट किया था। और दशरजना युद्ध एक हुआ था रिवर पारुष्णी, ऋग्वेदा में बोला गया है। किस रिवर को बोला है? रिवर रवि जो है उसको पुरुषनी बोला गया है, परुष्णी नदी। तो उसके किनारे पर एक 10 राजना युद्ध हुआ था, जिसको बैटल ऑफ 10 किंग्स बोला गया है, जिसको बाद में महाभारत से भी जोड़ा जाने लगा बाद में आगे चल के।
भारत क्लान वॉज विक्टोरियस एंड एस्टैब्लिश्ड सुप्रीमेसी। ठीक है ना। अब इनकी मटेरियल लाइफ की अगर हम बात करें तो ये आर्यंस ने जो है प्रोबेबली इन्होंने स्पोक्ड व्हील जो थे, अभी तक हमने देखा था स्पोक्ड व्हील नहीं थे हड़प्पन कल्चर तक, लेकिन इन्होंने स्पोक्ड व्हील इंट्रोड्यूस किए भारत में, जो कि पहली बार जो अपीयर हुए हैं वो 2300 BC में कॉकेशियस एरिया में पाए गए थे। तो भारत में इन्होंने आने के बाद यानी कि 1500 BC के बाद में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए स्पोक्ड व्हील्स। अच्छा, जो आर्यंस जो थे वो डिफरेंट सीजन्स के बारे में जानते थे। आप डिफरेंट सीजन के बारे में जानते तो इसका मतलब क्या, उनको एग्रीकल्चर की बेटर नॉलेज थी, है ना। प्लाउशेयर जो थे वो ऋग्वेदा में अर्लीस्ट पार्ट जो है ऋग्वेदा का, उसमें उसका जिक्र है। ये जो प्लाउशेयर था ये पॉसिबली ये वुड का बना हुआ था, जिसकी उन्होंने जिक्र किया है बार बार। और ऋग्वेदिक पीपल जो थे कैन बी कॉल्ड प्रीडोमिनेंटली पेस्टोरल पीपल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा ऋग्वेदा में जो है काउ और पुल का रेफरेंस मिलता है। मोस्ट ऑफ द आर्यन वॉर्स वर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउज। अब वो युद्ध करते थे, वॉरियर्स थे, ये हमें पता है। युद्ध का मेन कारण उसमें ज़्यादातर काउ होता था, ठीक है ना। और गविष्ठी का एक जिक्र किया है, गविष्ठी एक मेंशन किया है ऋग्वेदा में। गविष्ठी का मतलब है वॉर फॉर काउज, गाय के लिए जिस युद्ध का जो युद्ध होता था उसको गविष्ठी बोलते थे, ठीक है। गिफ्ट्स टू प्रीस्ट को जो है गिफ्ट में क्या क्या दिया जाता था, काउज एंड वुमेन स्लेव्स। ये हम जो है उस समय आर्यंस जो थे प्रीस्ट को गिफ्ट दिया करते थे। और ज़मीन कभी नहीं थी गिफ्ट में, लैंड कभी नहीं थी, मतलब लैंड इम्पोर्टेंट उस समय नहीं थी। काउज एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी, वीमेन स्लेव्स फॉर ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, उसको प्रॉपर्टी माना गया है आर्यंस में ऋग्वेदा वैदिक पीरियड में। लैंड डिड नॉट फॉर्म अ वेल एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी, एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। अब उन्होंने कॉपर और ब्रोंज का इस्तेमाल उसका मिलता है जिक्र, और उसका जो जिक्र मिलता है इन दोनों मेटल को अयास बोला गया है ऋग्वेदा में। नो क्लियर एग्जिस्टेंस ऑफ रेगुलर ट्रेड रेगुलर करने के कोई, हमें उस समय पेस्टोरल थे तो रेगुलर ट्रेड कहीं पे नहीं, उसके प्रमाण नहीं मिलते हैं क्लियर कट। समुद्र को जो है ऋग्वेदा में एक कलेक्शन ऑफ वाटर की तरह मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आर्यंस डिड नॉट लिव इन सिटीज़ बट सम काइंड ऑफ फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट्स। आर्यंस जो है सिटीज़ में नहीं रहे लेकिन मड सेटलमेंट बनाते थे, फोर्टिफाइड, उसमें रहते थे। भगवानपुरा इन हरियाणा एंड 3 साइट्स इन पंजाब आर आर्यन साइट डिस्कवर्ड रिसेंटली, ठीक है। ये देखिए भगवानपुरा, ये है, ये भगवानपुरा, ये ग्रीन से हमने इंसर्कल किया हुआ है भगवानपुरा को, ये हरियाणा में भगवानपुरा, इसमें हमें एक साइट मिलती है, आर्यन साइट है, और 3 साइट्स इन पंजाब, ठीक है। प्रिंटेड ग्रेवेयर हैव बीन फाउंड इन ऑल दीज सिटीज़। ये जो भी हमें 3 साइट जो है पंजाब की और एक भगवानपुरा हरियाणा की, इन सब में प्रिंटेड ग्रेवेयर मिलते हैं, इसीलिए हम इसको एसोसिएट करते हैं आर्यंस से। भगवानपुरा में जो है 13 रूम्ड मड हाउस मिला है, डिस्कवर हुआ है, ठीक है। ये सब बातें थी हमारी जो अभी तक मटीरियल लाइफ तक की बातें आर्यंस की। उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्राइबल पॉलिटी कैसी थी ऋग्वैदिक पीरियड की या आर्यन पीरियड, तो वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे हेल्पिंग ब्रेन्स यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आगे की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैं अपना लेक्चर आज यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।